अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं और इसका हम चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 2 का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सबसे पहले इसमें समझने की बात यह है कि प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा होता क्या है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, टू पुट द कलेक्टेड डेटा इन सच अ वे दैट वन कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम इज़ नोन एज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, यानी कि हम मुख्तलिफ अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मुख्तलिफ इदारों के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पे हम बहुत सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ें जो है जो हम नई सीख रहे होते हैं वो एक डाटा होता है हमारे पास। ठीक है, उसको जब हम किसी मीनिंगफुल फॉर्म में लेके आते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन की सूरत इख्तियार करती है चीज़। इस पूरे डाटा को कलेक्ट करना, बिलफर्ज के आपने नोट्स तैयार करने हैं अपने किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपने कोई भी एक टॉपिक ले लिया, स्टैटिस्टिक्स ले लिया, आपने स्टैटिस्टिक्स की आपने बहुत सारी जगहों से डेफिनेशंस इकट्ठी करी, उन सब डेफिनेशंस को आपने एक साथ में लिख लिया। उसके अंदर डेफिनेशंस के अंदर कुछ एग्जांपल्स भी हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, तो वो हमारा तमाम डाटा कहलाएगा। अब उसको मीनिंगफुल फॉर्म में जब हम लेके आएंगे तो वो चीज़ हमारी इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो जब भी हम डाटा को किसी एक ख़ास तरीक़ेकार में लिख लें या उसको अरेंज करके लिख दें जिसकी मदद से हमें उसके ऊपर टाइम कम खर्च करना पड़े समझने के लिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन हम ज़्यादा कलेक्ट कर सकें बनिस्बत इसके कि हम पहले उस डाटा को अरेंज करें फिर उसके बाद समझें बात को। ठीक है, इसकी जगह अगर हम किसी भी डाटा से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हासिल कर सकें इन लेस टाइम, तो वो चीज़ हमारी कहलाती है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि हमने डाटा को कैसे प्रेजेंट किया। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की दो काइंड्स होती हैं, दो मेथड्स होते हैं जिसके ज़रिए हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला मेथड होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड होता है ग्राफिकल, या फिर इसको हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डेफिनेशन है, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और साइज either individually or in groups with their corresponding number of values side by side। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम एक स्टैटिस्टिकल टेबल बनाते हैं जो कि हमें शो कर रहा होता है कि हमने डाटा को किस तरीके कार से अरेंज करके लिखा है, और वो डाटा कैसे अरेंज हुआ है कि उनके साइज़ के हिसाब से कि किस चीज़ में ज़्यादा हम फ्रीक्वेंसी, जिसकी किसी चीज़ की हाई फ्रीक्वेंसी है, किसी चीज़ की लो फ्रीक्वेंसी है, कितना फ्रीक्वेंट हुआ है। ठीक है, उसकी साइज़ के हिसाब से फिर हम डाटा को अरेंज कर रहे होते हैं इंडिविजुअली भी और ग्रुप्स की फॉर्म में भी। ठीक है, हम अलग अलग हर चीज़ का अलग अलग डाटा भी अरेंज कर रहे होते हैं और ग्रुप्स बना के भी कि यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट ग्रुप, यहाँ से यहाँ तक सेकंड ग्रुप, और उनकी वैल्यूज़ उसके साथ साथ के एक बिलफर्स के 5 ग्रुप्स हैं, तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर कितना फ्रीक्वेंट डाटा हमने हासिल करा। ठीक है, यानी कि मार्क्स हैं, स्टूडेंट्स ने मार्क्स हासिल करे, जो सबसे कम मार्क्स थे 20 और हाईएस्ट मार्क्स थे 100। अब उसको हम बजाय इसके कि सब डाटा को एक साथ लिखें, हम उसको ग्रुप्स की शक्ल में दे देते हैं। ठीक है, तो वो ग्रुप डाटा हो जाता है। लेकिन अगर इंडिविजुअली कि 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए, फिर 21 मार्क्स, 30 मार्क्स, ये जितने भी मार्क्स हमारे पास आए हुए हैं पूरा क्लास का रिकॉर्ड लेके, उसको जब हम अलग अलग शो करते हैं वो इंडिविजुअली होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर उसी को हम ग्रुप बना दें कि 20 से लेके 25 तक मार्क्स इतने स्टूडेंट ने हासिल करे, फिर 25 से या 30 26 से लेके 30 तक इतने स्टूडेंट्स ने मार्क्स हासिल करे, तो ये हमारा ग्रुप डाटा कहलाएगा। तो मज़ीद इसमें द डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स आर कॉल्ड ग्रुप डाटा, जो आपको अभी समझा दी गई बात कि अगर ग्रुप्स के अंदर हम डाटा को शो करा रहे हैं तो वो ग्रुप डाटा कहलाएगा, और अगर इंडिविजुअली होगा तो वो इंडिविजुअल डाटा कहलाएगा। द अरेंजमेंट ऑफ रॉ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज़ नोन एज एन अरे, यानी कि जब हम डाटा को किसी भी ख़ास ऑर्डर के अंदर असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, इस ख़ास ऑर्डर के अंदर जब हम अरेंज करके लिखते हैं तो उसको स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक ख़ास वर्ड दिया जाता है अरे। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई है कि किस तरीके से हमारा डाटा हमारे पास मौजूद होता है। सपोज द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड इन सेकेंड ईयर अकाउंटिंग आर गिवन बिलो। इसके अंदर ये तमाम आपको लिस्ट जो दी हुई है, ये 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो कि उन्होंने सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के अंदर हासिल किए। ठीक है, यानी कि इसमें आप देखें 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं और हर कॉलम के अंदर 4 हैं, तो 5 4 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए। अब फर्स्ट एक स्टूडेंट ने 35 लिए, फिर किसी ने 42, 43, 51, इसी तरीके से पूरा चलता चला जा रहा है। तो ये चीज़ हमारी जो है, ये डाटा जो हमारा यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारा रॉ डाटा कहलाता है और इसको हम अनग्रुप डाटा भी कहते हैं। ठीक है, इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल तो रही है लेकिन एक ख़ास अरेंज्ड ऑर्डर में इन्फॉर्मेशन हमारे पास इसकी मौजूद नहीं है।
तो रॉ डेटा को जो हम कलेक्ट करते हैं वो डेटा हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है और अनऑर्गेनाइज्ड भी होता है, यानी कि हमारे पास जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही होती है वो एक तरीक़ेकार से लिखी भी नहीं होती, तो उसको हम अनऑर्गेनाइज्ड या कॉम्प्लेक्स डेटा कह सकते हैं। और इसकी दूसरा ड्रॉबैक ये हो सकता है कि इसको हम आसानी से समझ नहीं सकते। अब जैसे आपके यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, हमें नहीं समझ में आ रहा ना कि क्या चीज़ है ये, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, किस तरीके से हैं, ठीक है, तो फौरी तौर से देख के हम एकदम से नहीं समझ सकते इस चीज़ को। तो इसके अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है कि हम मज़ीद इसका डाटा को अरेंज करें, एक मीनिंगफुल फॉर्म में लेके आएँ। तो इस डाटा को अरेंज करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, और ये 3 मेथड्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले डाटा अरे, दूसरा है फ्रीक्वेंसी अरे जिसको हम सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और थर्ड हमारा होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तमाम जो आपने 3 मेथड्स देखे, इन तीनों मेथड्स को हम बारी बारी देखते हुए चलेंगे यहाँ पे। उसके बाद जब ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो जाती है फिर हम नेक्स्ट आ जाएंगे अपनी एग्जाम्पल्स के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास है द डाटा अरे। यहाँ पे आपको टेबल दिखाया जा रहा है, ये भी 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और इनको एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, यानी कि 35 पे 36 पे 39 लाइन से सारे नंबर्स जो हासिल किए 20 स्टूडेंट्स ने वो सारे लिखे हुए एक असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटे से शुरू होकर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स तक जा रहे हैं। हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पे 54 है और सबसे लोएस्ट मार्क्स जो हैं, मिनिमम जो मार्क्स आए थे वो 35 आए थे किसी स्टूडेंट के। अब अगर हम इस पूरी पिक्चर को देखें तो इसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लाइक सबसे पहले हम इस पर देख रहे हैं कि मिनिमम मार्क्स जो है इसके अंदर वो 35 हासिल किए और मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास कितने हैं, 54 है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें मिली। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसमें रेंज क्या होती है कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। जब हम मैक्सिमम मार्क्स में से मिनिमम मार्क्स को माइनस कर देते हैं तो वो चीज़ हमारी कहलाती है रेंज। इसका मतलब 54 में से जब हम 35 माइनस करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 19 आएगा और वो इसकी कहलाएगी रेंज। थर्ड, इसके अंदर जो हमें इस डाटा को देख के इन्फॉर्मेशन हासिल हुई वो ये है कि इसके अंदर अगर आप देखें तो 40 से लेके 52 तक सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन है, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो 40s और 52 के दरमियान आए हैं, ठीक है। 35 भी एक स्टूडेंट का था, 36 भी एक ही स्टूडेंट का था, 39 भी एक ही स्टूडेंट का था। लेकिन हम यहाँ पे अगर देखें 42 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 42 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। इसी तरीके से 43 अगर आप देखें यहाँ पे तो वो 5 स्टूडेंट्स ने हासिल किए मार्क्स। फिर 46 भी 2 स्टूडेंट्स ने हासिल किए और 51 भी 2 ने और 52 भी 2 ने। फिर दोबारा जब 54 आया तो वो सिर्फ एक स्टूडेंट ने हासिल किए। तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन जो हमारे पास कहलाएगी वो 40 से 52 के दरमियान कहलाएगी। इसके बाद अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योर्ड 43 मार्क्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स सिक्योर करे वो कौन से थे, 43, क्योंकि अभी हमने काउंट किया जब तो उससे हमें पता चला कि 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं 20 स्टूडेंट्स के अंदर से जिन्होंने 43 मार्क्स हासिल करे, तो ये हमारी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के मार्क्स कहलाएंगे। तो ये डाटा एरे के ज़रिए हमने ये 4 पॉइंट्स जो हमने देखे, ये हमने इन्फॉर्मेशन इस अनग्रुप डाटा या हमारा रॉ डाटा कहलाएगा ये, उससे हमने ये इन्फॉर्मेशन हासिल करी। अब अगर थोड़ा और बेहतर कर दिया जाए, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए, तो मॉडिफिकेशन जब हम करते हैं तो हम जाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, जिसको हम फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं। और इसके अंदर देख रहे हैं आप पिक्चर के अंदर कि हमने मार्क्स सारे लिख दिए जो जो स्टूडेंट्स ने हासिल किए थे, ठीक है, और उसको हमने नाम दे दिया एक्स का। इसके बाद बराबर में एक और कॉलम बनाया हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसीज़ के हवाले से। अब आप देखें कि 35 मार्क्स जो है वो सिर्फ एक स्टूडेंट ने हासिल किया, 36 भी एक ने, 39 भी एक ने, लेकिन जब 40 की बात आई तो वो 2 स्टूडेंट्स थे। फिर 42 3 ने, 43 5 स्टूडेंट्स ने, 46 2 ने, 51 2 ने, 52 भी 2 ने और 54 दोबारा से एक स्टूडेंट ने हासिल किया। अब आप अगर कंपेयर करें डाटा एरे को, फर्स्ट पिक्चर को और इस पिक्चर को, तो इसके अंदर आपके अंदर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डाटा को समझना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि अनग्रुप डाटा या रॉ डाटा जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ये वाला डाटा हमारा ऑर्गेनाइज भी है और कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा हद तक कम हो गई है। और इसमें आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं समीशन एफ, यानी कि सम जब हम करते हैं इसके अंदर तो
इन सबको आप ऊपर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को प्लस कर लें, या इसको हम फ्रिक्वेंसीज़ भी कहते हैं कि कितने फ्रीक्वेंट मार्क्स किसने हासिल करे, 35 या 42 या 43, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंसी भी कहलाती है और इसको हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी कहेंगे, और एफ से हमने इसको यहाँ पे डिनोट करा। इन सब का सम कर लें तो आ जाएगा समीशन एफ इज इक्वल्स टू 20, और ये चीज़ हमें पता थी कि 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो ये इस तरह से फ्रिक्वेंसी भी हासिल हो गई। ओके, थर्ड हमारे पास जो मेथड होता है इसको ऑर्गेनाइज करने का, वो होता है ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रिक्वेंसी एरे arrangement is suitable for small number of figures. If there is a large number of figures then it will not be applicable. यानी कि हमारे पास अगर जो है स्मॉल नंबर ऑफ़ फिगर्स होगा तो वहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसी एरे जो है बहुत ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन अगर बहुत सारी फिगर्स हैं तो वहाँ पे हम इस तरह से फ्रिक्वेंसी एरे को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखें ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, हम पिक्चर पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, या इसको हम क्लासेस भी कहते हैं, CI फॉर क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स के अंदर हमारे पास वही डाटा है, वही 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 35 जिसके अंदर मिनिमम थे और 54 मैक्सिमम थे। इसको इन्होंने यहाँ पे हम अरेंज करके लिख रहे हैं। हमारे पास अनग्रुप डाटा था, हमने छोटे छोटे से ग्रुप्स बना लिए, या इसको हम क्लास इंटरवल्स भी कह सकते हैं। लाइक हमने सबसे पहला ग्रुप बनाया 35 से 39 मार्क्स तक का। अब हम देखेंगे ये 35 से 39 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए। अगर आप पीछे वाला देखें टेबल, तो उसके अंदर हमने देखा था 35 से लेकर अगर 39 तक हम काउंट करें तो 3 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये मार्क्स हासिल करे। फिर 40 से 44 तक का अगर हम टेबल देखें तो उसके अंदर 10 स्टूडेंट्स ऐसे थे। फिर 45 से 49 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे। 50 से 54 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे। तो इस तरीके से अगर इन सब फ्रिक्वेंसीज़ को हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास दोबारा से सम इसका आ जाएगा, समीशन एफ इज इक्वल्स टू 20। तो ये एक छोटी सी पिक्चर है जिसके अंदर आपको समझाया गया है कि किस तरीके से हम क्लास इंटरवल्स को तैयार करते हुए हम मुख्तलिफ जो डाटा होता है उसको हम किस तरह से अरेंज करके क्लासेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा कम हो जाती है और हमारा डाटा मज़ीद ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये किस तरीके से करेंगे, इसका बहुत अच्छा, बहुत आसान सा मेथड भी है, हम अभी आगे देखेंगे। अभी सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने हैं कि क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, फ्रिक्वेंसी क्या होती है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम इसके अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ है 35, 40, 45, 50। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये हमारी कहलाती हैं लोअर लिमिट्स, ठीक है। इसके बाद फिर अगर हम देखें 39, 44, 49, 54, तो ये सारी हमारी कहलाती हैं अपर लिमिट्स, ठीक है। आपने याद रखना है जो शुरू जहाँ से स्टार्ट हो रही है क्लासेस वो सब की सब कहलाती हैं लोअर लिमिट्स, और जहाँ पे क्लास इंटरवल एंड हो रहा है वो कहलाती है अपर लिमिट। यानी कि एक फर्स्ट क्लास अगर हम देखें उसके अंदर 35 जो है इसकी लोअर लिमिट है पहली क्लास की, और अपर लिमिट जो है पहली क्लास की वो 39 है, ठीक है। ये MCQs बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके सेकंड क्लास इंटरवल पे आए तो उसकी लोअर लिमिट 40 थी और अपर लिमिट 44। थर्ड पे आए तो 45 थी लोअर लिमिट और अपर लिमिट 49। इसी तरीके से लास्ट क्लास इंटरवल के अंदर हमारे पास लोअर लिमिट 50 थी और अपर लिमिट 54 थी। ये हमारी क्लासेस की डिटेल हो गई। इसके बाद इसमें अगली चीज़ जो होती है वो साइज़ और विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल कहलाता है। यानी कि हमने हर क्लास का साइज़ क्या लिया है। साइज़ और क्लास विड्थ जो है हम मालूम करने के लिए और इसके अंदर अमूमन जो हम क्लास इंटरवल्स लेते हैं वो ज़्यादातर हम 5-5 का ले रहे होते हैं, 5-5 में हमने डिवाइड किया होता है, और ये हमारे डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा डाटा कितना बड़ा है या कितना छोटा है। विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल हम जाहिर करते हैं h से, और इस केस के अंदर हमारी विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल h इज इक्वल्स टू 5 है। अगली चीज़ जो इसके अंदर समझने की है, आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के अंदर हमने बात करी थी कि डिस्क्रीट डाटा वो डाटा होता है जिसके अंदर एंड हो रहा हो, ठीक है, यानी कि गैप्स के साथ आ रहा हो। तो अबव डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट, इन सम केसेस वी रिक्वायर कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जिसके अंदर गैप्स नहीं होते वो हमारा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, और जिसके अंदर हमारे पास गैप्स मौजूद होते हैं वो हमारी डिस्क्रीट कहलाती है। फॉर दिस वी कन्वर्ट क्लास लिमिट्स इनटू क्लास बाउंड्रीज, और जब हमें जाना होता है डिस्क्रीट से कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ तो हम क्लास लिमिट्स को चेंज कर देते हैं क्लास बाउंड्रीज के अंदर। ओके, ये नेक्स्ट हमें यहाँ पे दी हुई है क्लास बाउंड्रीज की, यानी कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल का कॉलम है वो हमारा जाहिर कर रहा है डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, लेकिन इसमें हमने एक और कॉलम ऐड किया क्लास बाउंड्रीज का जिसको हमने CB का नाम दिया,
और इसके अंदर आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी ऐसा कोई ख़ास नहीं, सिर्फ करना ये है कि आपकी जो लोअर क्लास लिमिट है उसको 0.5 कम कर देना है और अपर क्लास लिमिट को आपने 0.5 बढ़ा देना है। लाइक आपके पास 35 था तो आपने 34.5 कर दिया, और 39 था तो उसको 39.5 कर दिया। ठीक है, एक तरफ बढ़ाया और एक तरफ कम कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जब हम क्लास बाउंड्री पे आते हैं तो क्लास बाउंड्री के अंदर आपने उसको, क्योंकि हमारा ये कंटिन्यूस डेटा है तो उसको आपने ब्रेक नहीं देना, गैप नहीं देना। आपकी जो अपर क्लास लिमिट थी वहीं से स्टार्ट करेंगे 39.5 से और उसको लेके जाएंगे 44.5 तक। फिर नेक्स्ट शुरू होगा 44.5 से और जाएगा 49.5 तक। आप इसको देखिए, कंपेयर करते रहें क्लास इंटरवल के साथ। ठीक है, सिर्फ 0.5 एक तरफ हम कम कर रहे हैं और एक तरफ बढ़ा रहे हैं। फिर लास्ट हमारी क्लास बाउंड्री थी 49, जो कि हमारी क्लास इंटरवल था 50, उसको हमने 0.5 कम किया, 49.5 हो गया, और 54.5 हमने कर दिया दूसरे साइड पे, जो कि असल में 54 था इंटरवल। तो अब ये देखिए, आप इसके अंदर कहीं पे भी कोई गैप नहीं है। जहाँ पे अपर क्लास लिमिट ख़त्म हो रही है, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट हमने सेम वही रखी है। ठीक है, हर केस के अंदर। इसके बाद यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज निकाल ली, और फोर्थ यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है आपको मिड पॉइंट का, जिसको हम नाम देते हैं x। मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कि दोनों बाउंड्रीज़ के दरमियान का पॉइंट होता है। अब इसको कैसे मालूम किया जाए? इसको आपने सिंपली 34.5 को प्लस करना है इसके अंदर आपने 39.5। 34.5 में जब आप 39.5 प्लस करेंगे तो उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा इसका मिड पॉइंट, जो कि है हमारा 37। सेम यही काम 39.5 को माइनस किया 39.5 में प्लस किया 44.5 और डिवाइड कर दिया 2 से, 42 आ गया। 44.5 में प्लस किया 49.5 डिवाइडेड बाय 2, 47 आ जाएगा। लास्ट हमारे पास 49.5 प्लस 54.5 था, दोनों को प्लस करने के बाद डिवाइड कर दिया 2 से, तो 52 आंसर आ जाएगा। ये हमारे कहलाते हैं मिड पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है बेसिक स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ स्टेप्स हमने फॉलो करने होते हैं जब हम ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमने डिटरमिन करनी होती है रेंज। रेंज मालूम करने का तरीका बहुत ईजी सा है, आपने मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना है। जैसे हमारे पास पिछले डेटा में मैक्सिमम वैल्यू 54 थी, उसमें से हमने मिनिमम वैल्यू जो कि हमारे पास 35 थी उसको माइनस कर दिया था, तो 19 हमारे पास रेंज आ गई थी। तो रेंज का फॉर्मूला जो है वो यही है, R इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। फिर नेक्स्ट स्टेप जो हम लेते हैं इसके अंदर होता है डिटरमिन द नंबर ऑफ क्लासेस और क्लास इंटरवल। हमने कितने नंबर ऑफ क्लासेस लेने हैं या हमने कितने नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स बनाने हैं, ये हमने डिसाइड करना होता है। There is no definite rule to find the exact number of classes. As a general rule, the number of classes should lie between 5 and 15, यानी कि कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक हम लेके जा सकते हैं। Actually, the number of classes depends on the size of data. जितना बड़ा डाटा होगा उतनी ज़्यादा क्लासेस हमने बनानी पड़ेंगी, जितना छोटा डाटा होगा उतने कम क्लास इंटरवल्स बनेंगे। Therefore, we can select the number of classes according to your own choice. फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है डिटरमिन द क्लास विड्थ और साइज ऑफ क्लास इंटरवल। द क्लास विड्थ दैट इज h इज कंप्यूटेड एज h इज इक्वल्स टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, इसको बहुत ईजी सा तरीक़ाकार है किस तरह से हम क्लास विड्थ मालूम करें या क्लास का साइज़ मालूम करें। आपने सिंपली इसके अंदर h इज इक्वल्स टू रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लासेस करना है। रेंज आप पहले डिसाइड कर लेंगे कि आपने कितनी रेंज रखनी है, उसके बाद फिर आपने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ क्लासेस जो आपने चूज़ किए थे उससे, हमारे पास आ जाएगा विड्थ या क्लास इंटरवल का साइज। इन केस ऑफ फ्रैक्शन, नेक्स्ट हाई होल नंबर इज यूजुअली टेकन एज द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। किसी भी किस्म का अगर आपके पास डेसिमल में आंसर आ रहा है, फ्रैक्शंस में आंसर आ रहा है, तो आपने नेक्स्ट होल नंबर को ले लेना है एज अ विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। पॉइंट्स में आंसर लेके नहीं चलेंगे। ओके, इसके बाद फोर्थ स्टेप होता है डिटरमिन द स्टार्टिंग पॉइंट। The starting point, that is the lower value of first class interval, should be the minimum value or less than the minimum value of the data. ठीक है, यानी कि हमने सबसे छोटी वैल्यू लेनी है डेटा की, जो हमारे पास रॉ डेटा दिया हुआ था, अनग्रुप डेटा दिया हुआ था, उसकी सबसे छोटी वैल्यू लेनी है या उससे एक वैल्यू कम, ज़्यादा नहीं लेनी। ठीक है, लेस देन ले सकते हैं या सेम वही ले सकते हैं, मोर देन नहीं ले सकते। ठीक है, वरना हमारा एक डेटा की एक वैल्यू मिस हो जाएगी। इफ़ पॉसिबल द स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी अ राउंड नंबर। कोशिश ये करनी है कि हमने राउंड नंबर में लेना है, डेसिमल्स में नहीं लेना।
ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम लेते हैं डिसाइड नेचर ऑफ क्लासेस, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। फॉर डिस्क्रीट डेटा, क्लास इंटरवल कंस्ट्रक्टेड विद गैप्स और डिस्क्रीट। ठीक है, यानी कि जब हम बात कर चुके हैं पहले भी कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में, डिस्क्रीट डिस्क्रीट डेटा वो डेटा होता है जिसके अंदर गैप्स होते हैं, और कंटिन्यूस वो होता है जिसके अंदर कोई गैप्स नहीं होते। ठीक है, तो आपने क्लास इंटरवल्स जब डिस्क्रीट डेटा है तो उसके अंदर विद गैप्स करना है, और अगर हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है तो क्लास इंटरवल्स जो कंस्ट्रक्ट करेंगे वो विदाउट गैप्स होंगे। इसके बाद 6th स्टेप है हमारा डिटरमिन रिमेनिंग क्लास लिमिट्स और क्लास बाउंड्रीज। जो हमारे बाकी ही क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज रह गई हैं उसको भी हम डिटर्मिन कर लें। डिटर्मिन बाय एडिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ विथ रिपीटेडली इन ईच ऑफ द लोअर वैल्यूज ऑफ द क्लासेस। यानी कि हमने फर्स्ट डिसाइड कर लिया, अब सेम उसी तरीके से जितने हमने ऊपर क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज बनाई थी, सेम उसी तरीके से हम नीचे की डाटा को भी लेके चलते रहेंगे। उसमें कम ज़्यादा नहीं करना वरना आपका डाटा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर 7th स्टेप इसके अंदर होता है डिस्ट्रीब्यूट द डाटा एंड टोटल द फ्रिक्वेंसी कॉलम। हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी हमारे पास डाटा, हमारे पास अनग्रुप डाटा था उसको हम कॉलम्स में डाल के उसकी फ्रिक्वेंसीज ले लेंगे और उसके टोटल फ्रिक्वेंसी कॉलम में लिखते रहेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा शुड बी डन यूजिंग टेली कॉलम। टेली कॉलम को यूज़ करते हुए हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, कि ये हमारे पास 4 लाइन्स बनी हुई है, फिर एक लाइन ने इसको क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, तो टेली कॉलम को, टेली शीट को बनाने का तरीकाकार यही होता है कि हम 1 2 3 4 हम फ्रिक्वेंसी, अभी हमने बात करी कि 43 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स ने हासिल किए थे। ठीक है, जब हम टेली कॉलम के अंदर इसकी एंट्री करते हैं तो फर्स्ट स्टूडेंट ने हासिल की पहली लाइन, सेकेंड स्टूडेंट ने हासिल की दूसरी लाइन, थर्ड स्टूडेंट ने हासिल की तीसरी लाइन, फिर फोर्थ स्टूडेंट ने भी 43 मार्क हासिल किए तो चौथी लाइन। अब जैसे ही हम 5वें स्टूडेंट की बात करेंगे कि एक और 5वां स्टूडेंट था जिसने 43 मार्क्स हासिल करे, तो उसको हम 5th लाइन नहीं बनाएंगे, हम इसको क्रॉस कर देते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 5 फ्रिक्वेंसीज हमने नोट कर ली। फिर जब अगर मज़ीद उसके अंदर डाटा होगा 6 फ्रिक्वेंसी का होगा तो हम एक और लाइन इसके बराबर में ड्रॉ कर लेंगे और फिर उसको दोबारा से हम वही 5 तक लेके जाएंगे। ठीक है, इस तरह से डाटा की फ्रिक्वेंसी जो है वो रिकॉर्ड होती रहती है। एग्जाम्पल्स में भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में सब चीज़ें करके बताई जाएंगी। लास्ट इसके अंदर टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या फ़ायदे होते हैं, हम क्यों करें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले इसका फ़ायदा जो है, अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ समराइज फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। हम बहुत बड़े डाटा को नहीं समझ सकते, ठीक है, मुश्किल है हमारे लिए, तो ये इस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए हम समराइज़ कर लेते हैं। आप खुद ही देखें कि फर्स्ट पिक्चर जो थी उसके अंदर बहुत सारा 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए थे, नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हमने उसको ग्रुप फ्रिक्वेंसी में लेके आए तो वो समझना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। फर्स्ट इसका फ़ायदा। सेकेंड, रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ईजिली एंड क्विकली एज कम्पेयर टू रॉ डाटा। जो रिजल्ट्स हमने हासिल करने होते हैं, हमें मालूम करना है कि कितने स्टूडेंट्स से सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो हमारा था, कंसनट्रेटेड मार्क्स जो थे वो कौन से थे। तो हमने बड़े आराम के साथ जो है अपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल को देखा जो ग्रुप डाटा था, और उससे हमें बता दिया कि इतने स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स हासिल करें। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि रिजल्ट्स ऑब्टेन करना हमारे लिए ईजी भी हो जाता है और जल्दी जल्दी भी हम कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रॉ डाटा। थर्ड, इसका फ़ायदा ये होता है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट्स कैन बी प्रेजेंटेड ग्राफिकली वेयरएज इट इज़ नॉट पॉसिबल इन रॉ डाटा। हम इस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रिजल्ट्स को ग्राफिकली भी बता सकते हैं। ग्राफिकली बहुत सारी चीज़ों को समझना आसान होता है। हम नंबर्स ऑफ फिगर्स के ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ पे हम थोड़ा बहुत नहीं समझ पाते, लेकिन हमें कोई चीज़ ग्राफ के ज़रिए, कॉलम्स के ज़रिए, पाई चार्ट के ज़रिए कोई चीज़ समझाई जाती है तो हम बड़े आराम से उसको पिक्चर को देख के हम ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, जो कि हमारे रॉ डाटा के अंदर पॉसिबल नहीं होता। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा और आज हमने चैप्टर नंबर 2 के हवाले से कुछ थ्योरी को समझा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है इसको हम प्रैक्टिकली मुख्तलिफ सम्स के ज़रिए करके दिखाएंगे, और इसके साथ साथ हम इसकी टैली कॉलम्स को, टैली शीट्स कैसे बनती हैं, कैसे फ्रिक्वेंसी को रिकॉर्ड किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करे उसके अंदर सबसे पहले हमने बात करी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है। नेक्स्ट हमने देखा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। फिर हमने समझा कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या होता है या रॉ डाटा क्या होता है। फिर एरे क्या होता है उसके बारे में हमने बात करी, और फिर हमने एक एग्जाम्पल के ज़रिए तमाम रॉ डाटा को किस तरीके से, क्या मेथड्स होते हैं, किन 3 मेथड्स को यूज़ करते हुए हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। वो 3 मेथड्स हमने पढ़े, जिसके अंदर फर्स्ट मेथड था डाटा एरे, सेकंड मेथड था हमारा फ्रिक्वेंसी एरे जिसको हम सिंपल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं,
और थर्ड हमारे पास था ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर भी हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस करे और फिर इसके बाद हमने बेसिक स्टेप्स देखे कि जब हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ट बना रहे होते हैं, इसको तैयार कर रहे होते हैं, तो हमने क्या स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। और लास्ट में हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इसके अंदर मज़ीद कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इस पूरे लेक्चर को बहुत इत्मीनान से और बहुत समझ के देखिएगा, अपनी बुक्स को सामने खोल के ज़रूर रखिएगा, उसको अंदर से चीज़ों को टैली करते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा, और कोई भी सवाल हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए। इस ईमेल एड्रेस पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।